गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, राइट? तो हम लोगों ने गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बेस हाइड्रोलिसिस। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने उसमें बेस हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, राइट? और बेस हाइड्रोलिसिस में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि क्वेश्चन उस पे बेस्ड जो है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अभी होपफुली नेक्स्ट वीक से जो है, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, चाहे वो बायो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन बना के आपको वो दे दूंगा, मतलब सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो जो थोड़ी बहुत चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, आप वहां पे सीख लोगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे भी जान जाओगे। खुश रहो भैया, खुश रहो। ठीक है? जैसे कुछ चीजें मैंने अभी आपको नहीं बताई कि अगर न्यूक्लियोफाइल अगर होगा, बेस अगर होगा, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, रेट बढ़ेगा कि घटेगा, या किस चीज को ऐड करने पर रेट इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखो सिंपल, सिर्फ एसिडिक प्रोटॉन देखना, सिर्फ जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना, सिर्फ पाई एक्सेप्टर पाई डोनर देखना जरूरी थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो एग्जामिनर सिर्फ कुछ नहीं करेगा, आपसे सिर्फ बेसिक चीजें पूछेगा, वो कुछ चीजें चेंज करके। तो आप हम लोग जो है मोस्ट वाली जो नेक्स्ट वीक होगा, मतलब 7 जून के बाद, मैं डेफिनेटली आपको जो है फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा हम लोग उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, चाहे वो बायो ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो। हम ऐसे 3-4 लेक्चर का ले लेंगे, उसके बेस क्वेश्चन कर लेंगे। सेम बेसिक हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। एग्जाम में जो आए वो तो हम लोग कर चुके हैं। पीवाईक्यू तो हमने पढ़ ही लिया है। पीवाईक्यू के अलावा मतलब मैं खुद से भी आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है? तो उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टॉपिक की थोड़ी और डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, राइट? ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा जो है बेस हाइड्रोलिसिस। हमने हालांकि जितना आपने पढ़ा है ना, मोस्ट वाली एग्जाम में उतने में सब आपका हो जाएगा। फिर भी प्रैक्टिस आप जितना करोगे, सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज उतनी ज्यादा होगी। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपको याद होगा जब मैं एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था एक चीज मैं छोड़ देता हूं, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूं कि जो एक्वेशन रिएक्शंस होती है या हाइड्रोलिसिस होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल से कैटालाइज भी होती है। एसिड से भी कैटालाइज होती है, बेस से भी कैटालाइज होती है। बेस वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बताया था एसिड से भी कैटालाइज होगा, मेटल कैटायन से भी कैटालाइज होगा। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली समझनी है। अभी तक एग्जामिनर एक बार क्वेश्चन यहां से पूछा है, आगे भी क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में, हो सकता है इसी एग्जाम में या फिर आने वाले एग्जाम में, क्वेश्चन उससे जरूर आएगा, राइट? क्योंकि वो बहुत इतना खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन आपको अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हम वो सीखते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। इक्वेशन मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है? राइट? तो देखो थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं, पहले एक चीज बेसिक समझो। देखो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, राइट? यहां पे मैंने यहां पर वाटर ऐड किया, ठीक है? और यहां पे मान लो हमारी रिएक्शन ये हो गई, CONH3 5OH2 3+X-। ठीक? मैं एक दो चीजें बताता हूँ। कभी भी जब मेरी क्लास किया करो तो आप जल्दबाजी मत किया करो कुछ भी। आप ये मत सोचा करो कि क्या पढ़ा रहे हो इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो आप पहले मेरी बात पूरी सुन लेना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा देखो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। बस मैं जितना बोल रहा हूँ आप सीखने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो, दिमाग को शांत रखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो बस ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। देखो ये हमारा लीविंग ग्रुप है। अगर मान लो, ध्यान सुनो, अगर हमारे पास ये लीविंग ग्रुप है, मान लो यहाँ पर एक्स को मैं मान लेता हूँ Cl-, एक्स को मान लेता हूं Br-, एक्स को मान लेता हूं I-, एक्स को मान लेता हूं N3, या ऐसे बहुत सारे सिस्टम। तो हमें पता है कि इनके पास क्या होता है। देखो ध्यान से जरा, Cl- के पास कितने लोन पेयर हैं? 4। इसके पास भी लोन पेयर उतना है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी उतना ही लोन पेयर है। तो अगर ध्यान सुनो, अगर मैं इसको मेटल से कोऑर्डिनेट करा दूं तो एक लोन पेयर तो मेटल के साथ इन्वॉल्व हो गया, है ना भाई? 4 थे, अगर ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया। बाकी इसके पास क्या है? बाकी इसके पास ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये लोन पेयर,
ये लोन पेयर, ये लोन पेयर बचेगा। अब आप जानते हो कि अगर किसी भी सिस्टम के पास एडिशनल लोन पेयर है तो वो किस तरह काम कर सकता है, बेस की तरह कर सकता है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल है ये किस तरह काम कर सकता है, बेस की तरह काम कर सकता है, या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ये बात सही है कि नहीं। जो हमारे पास बॉन्डेड लिगेंड है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जो हमारे पास लीविंग ग्रुप है, अगर उसके पास एडिशनल लोन पेयर हुआ तो वो बेस की तरह काम कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, अगर उसके पास एडिशनल लोन पेयर है तो। ये बात सही है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है कि उसके पास एडिशनल लोन पेयर होना चाहिए, ठीक। तो अगर मान लो उसके पास एडिशनल लोन पेयर है तो क्या कर सकता है, देखो ये हमारे पास सिस्टम, इसके पास एक्स के पास क्या है, एडिशनल लोन पेयर। अगर इसके पास एडिशनल लोन पेयर है, यहां मेटल से जुड़ा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, यस, क्योंकि एडिशनल लोन पेयर है। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो क्या ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर सकता है कि नहीं। अगर इसके पास एडिशनल लोन पेयर है तो क्या ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर सकता है कि नहीं, यस या नो, बोलो कर सकता है कि नहीं। अगर एडिशनल लोन पेयर होगा तो वो किसी और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकता है कि नहीं जोड़ सकता, बिल्कुल जोड़ सकता है। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दे रहा हूं, मान लो यहां पर ऐसे हो गया एक्स, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेगा समझो तो इधर की तरफ बॉन्ड बनेगा। अब आपको पता है कि अगर इधर की तरफ बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। अगर वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजी डिसोसिएशन। अगर इजी डिसोसिएशन होगा तो रेट क्या हो जाएगा, ये जल्दी से टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, m प्लस एक्स ई। ये फाइनली किससे जुड़ जाएगा, वाटर से। इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। x बोल देता हूं, यहां पर n प्लस मान लेते हैं, यहां n प्लस कर देता हूं, ठीक है, राइट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर किसी भी लीविंग ग्रुप के पास, ठीक है, अगर किसी भी लीविंग ग्रुप के पास, किसी भी लीविंग ग्रुप सिस्टम में, अगर हमारे पास, यहां पे एक काम कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं मैं n+1, बस समझने के लिए आपके है, ठीक है, ऐसे। तो अगर किसी भी सिस्टम के पास ऐसा कोई लिविंग ग्रुप होगा, ऐसा कोई लिविंग ग्रुप जिसके पास एडिशनल लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, राइट। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है तो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल उससे जुड़ सकता है। इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ेगा तो उसके बॉन्ड को लिविंग ग्रुप के, क्योंकि इधर बॉन्डिंग अगर बनाएगा तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो ये जल्दी से टूट जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। समझ में आया। इसेंशियल कंडीशन लेकिन ये है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एडिशनल लोन पेयर होना चाहिए, तभी ये होगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइज्ड रिएक्शन तभी हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस से रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस तभी बढ़ेगी जब लिविंग ग्रुप के पास क्या होगा, एडिशनल लोन पेयर। समझ गए, राइट। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे जैसे हमने किया था, एग्जाम्पल मैंने आपको इधर दिया था, ये हमारे पास क्या होने चाहिए, Cn माइनस, हमारे पास क्या होना चाहिए, Cl माइनस, हमारे पास क्या होना चाहिए, I माइनस, N3 माइनस, ये लोग होने चाहिए। अगर ये लोग होंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट होगी, इलेक्ट्रोफाइल इसको कैटालाइज कर देगा, ठीक। अब देखो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो मान लेते हैं हम दो रिएक्शन लेते हैं, ये हमारे पास M है और X है, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन किया, ये हो जाएगा K, ध्यान सुनना, K इक्विलिब्रियम, यहां हो जाएगा MXE प्लस, राइट। फिर यहां पर KE, ये हो जाएगा स्लो स्टेप, इसी पे वाटर ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा M प्लस XE, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम बन गया। सेम इसी तरह इसी रिएक्शन को अगर हम ऐसे कराते हैं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं इसको M एक्वेटेड, ठीक है। उसका मतलब है कि यहां पर वाटर लगा होगा, इतना अंडरस्टूड, इतना समझ जाओगे आप। दूसरा मैं कह सकता हूं कि प्लस
यहां पर सिंपल वाटर से रिएक्शन करा दें, ठीक है, या m प्लस वाटर मान लेते हैं, ये K0 मान लेते हैं इसको, यहां हो जाएगा m एक्वस प्लस x माइनस। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो अगर आप कंपेयर करोगे ना K इलेक्ट्रोफाइल और K न्यूट्रल, तो जो K इलेक्ट्रोफाइल की रेट होगी न्यूट्रल से क्या होगी, ज्यादा। ये होगा रेट कांस्टेंट का ऑर्डर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम, कि अगर हमारी कोई रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल कैटालाइज करेगा तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, अनकैटालाइज्ड, और ये है कैटालाइज्ड। ठीक, क्लियर थी बात। और कैटालाइज होने के लिए जरूरी है कि सिस्टम के पास क्या हो, एडिशनल लोन पेयर। ठीक, राइट। तो ऐसा कोई भी मोनोडेंटेट लीविंग ग्रुप जिसके पास एडिशनल लोन पेयर, ध्यान सुनो मेरी बात, ऐसा कोई भी मोनोडेंटेट लीविंग ग्रुप जिसके पास एडिशनल लोन पेयर होगा, अगर हम वहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की रेट नॉर्मल रिएक्शन के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइज हाइड्रोलिसिस या इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइज इक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जरूरी है एडिशनल लोन पेयर होना, अगर नहीं होगा तो फिर वहां कैटालिसिस नहीं होगी, तो वहां रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताओ बाकी लोगों को ये बात समझ में आ रही है, बाकी लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, बाकी लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो एक चीज, देखो ये तो पता है ना कि ये जितना ज्यादा बनेगा रेट उतना बढ़ेगी। खुद से सोचो यहाँ पे कि ये जितना, क्योंकि देखो स्लो स्टेप यही है, तो जितना ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो मतलब रेट कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा, इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो कॉन्जुगेट एसिड जैसा है ना ये। भाई जैसे कॉन्जुगेट बेस होता है वैसे क्या एसिड जैसा, हालांकि कॉन्जुगेट एसिड तब बोला जाता है जब प्रोटॉन हो, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह काम कर रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ये हमारा रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, तो रेट हमारा उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा होगी डिपेंड करेगा कि इस पूरे सिस्टम का इस इलेक्ट्रोफाइल से कितना बढ़िया इंटरेक्शन है, यस या नो। भाई ये कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा ना, ये इससे कितना बढ़िया इंटरेक्शन करता है। तो इधर मैं देखता हूं, देखो फिर से मैं लिखता हूं, आराम से समझो, कुछ जल्दबाजी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा तो नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो हमारे पास mx है, e प्लस है, हमारे पास यहां हो गया m x e प्लस, ये यहां पे हमारे पास हो गया के ई वाटर, ये स्लो स्टफ हमारी है, तो यहां हो गया m एक्वस प्लस एक्स ई, ये के इक्विलिब्रियम। जो रेट है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेट डिपेंडेंट है किस पे, रेट इज डिपेंडेंट ऑन m x e प्लस, दैट इज जो के ई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पे। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना बढ़िया इंटरेक्शन है इस लीविंग ग्रुप में और इलेक्ट्रोफाइल में। यहां मैं क्या लिख सकता हूं, एम एक्स ई प्लस फॉर्मेशन दैट इज के, कैपिटल के मतलब इक्विलिब्रियम, राइट, डिपेंड्स ऑन। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग बदलने पर आपको रेट का पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान से सुनो इस बात को। ये कितना बनेगा इस पे डिपेंड करेगा कि रेट कितना ज्यादा होगा, और ये कितना बनेगा किस पे डिपेंड करेगा भाई, इससे जितना इसका इंटरेक्शन होगा, डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन एक्स एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा बनेगा उतना रेट। तो मान लो आपको क्या कर दे, आपको एक आपको कॉम्प्लेक्स ले ले, उसमें दो लिगेंड अलग अलग लगा दे और आपको एक इलेक्ट्रोफाइल दे दे, फिर पूछे बताइए कहां पे रेट ज्यादा होगी कहां पे रेट कम होगी, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए
कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस वाले लिगैंड के साथ स्ट्रांगली जुड़ता है। जितना स्ट्रांगली जुड़ेगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। क्योंकि जो के इक्विलिब्रियम है वो क्या है, वो इसकी कंसंट्रेशन कैसे पता करोगे आप, के इक्विलिब्रियम क्या है, एम एक्स ई प्लस डिवाइडेड बाई एम एक्स। और मैंने आपको पढ़ाया है कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन पे। हम लोग पढ़ चुके थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। तो कितना ज्यादा आपका ये बनेगा वो डिपेंड करेगा कि एक्स में और ई में कितना बढ़िया इंटरेक्शन है, राइट। और जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगी उसकी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। रेट उतना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या हो जाएगी, बेहतर, ठीक है। अब कैसे हम पता करेंगे कि कहां इंटरेक्शन बढ़िया है कहां इंटरेक्शन वीक है, उसको समझते हैं। हम ये कैसे पता करेंगे कब एक्स से ई का इंटरेक्शन अच्छा होगा, कब एक्स से ई का इंटरेक्शन बेकार होगा, वो समझते हैं। देखो, इंटरेक्शन बिटवीन X and E can be estimated by या predicted by HSAB concept, HSAB concept, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हो, है ना। कितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा HSAB से बता सकते हो। जैसे देखो, अगर मान लो, ध्यान से देखो इधर, हम यहां पर MX ले रहे हैं और E प्लस ले रहे हैं, हमें बनाना है ये। अगर हमारा X जो है, जो हमारे पास X है, अगर उसके पास क्या हो, X के पास अगर क्या हमारे पास हार्ड डोनर एटम, हार्ड डोनर एटम, ठीक। तो किसको, हार्ड डोनर का मतलब ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, तो किसको प्रेफर करेगा, प्रीफर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब H प्लस, बेरिलियम, राइट, Al3 प्लस, Na प्लस, इनको सबको प्रेफर करेगा, ठीक है। इनके साथ ज्यादा मतलब ये है कि इनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, तो इनके साथ जब ये लोग होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो मतलब हुआ, इनके साथ अगर इंटरेक्शन करेगा तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इनके साथ क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन मान लो अगर हमारे पास एक्स क्या है, सॉफ्ट डोनर एटम, या इसके पास सॉफ्ट डोनर एटम है, लिगैंड कंटेन सॉफ्ट डोनर एटम लाइक सल्फर, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये लोग किसको प्रेफर करेंगे, प्रेफर टू बाइंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल का मतलब मरकरी हो गया, थैलियम हो गया, सिल्वर हो गया, राइट, कैडमियम हो गया, ये सब। मतलब ये है कि अगर ये लोग होंगे तो इन मेटल के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, इन मेटल के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये हार्ड सिस्टम है। तो इनकी प्रेजेंस में जो कंसंट्रेशन है इसकी क्या होगी, ज्यादा। तो जब ये लोग होंगे ना तो इनकी प्रेजेंस में रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर हमारे पास सॉफ्ट डोनर एटम है, जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो ये लोग इनके कंपैरिजन में इन मेटल के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे, तो इनकी प्रेजेंस में रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं, ध्यान सुनो, अगर मैं ऐसे लेता हूं Cr, सुनो ध्यान से, CrH2O5F 2 प्लस, ध्यान सुनो, राइट, ये है। हम एक बार यहां पे क्या लेते हैं H प्लस, और एक बार यहां पे हम क्या लेते हैं, यहां पे लेते हैं Ag प्लस। मान लेते हैं यहां पर रेट कांस्टेंट है K1, ध्यान सुनना मेरी बात, और यहां पर रेट कांस्टेंट है K2। तो जरा ध्यान से बताओ, ये फ्लोराइड है, कैसा है ये, हार्ड डोनर एटम, ये किसको ज्यादा प्रेफर करेगा, H प्लस को प्रेफर करेगा या Ag प्लस को प्रेफर करेगा। आपसे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम है, H प्लस की प्रेजेंस में मान लो रेट कांस्टेंट K1 है, Ag प्लस की प्रेजेंस में मान लो रेट कांस्टेंट K2 है। तो आपसे सवाल पूछे कि बताओ H प्लस की प्रेजेंस में ज्यादा रेट होगी या Ag प्लस की प्रेजेंस में ज्यादा रेट होगी। सब लोग बताओ ये बात,
रटना थोड़ी इसमें कुछ बताओ। यहां क्यों? क्योंकि यहां जो है ये कैसा है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन है कैसा है वो, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, राइट। और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के सिल्वर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन क्या होगा, मोर फेवर्ड। ये क्या होगा, लेस फेवर्ड। यहां रेट क्या होगा, फास्ट। यहां रेट क्या होगा, स्लो। समझ गए, है ना। तो इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पास एडिशनल लोन पेयर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैटलाइज नहीं करेगा। तो एक लाइन हम लिख देते हैं, इफ देयर इज नो लोन पेयर, अब ध्यान सुनो देखो, इफ देयर इज नो लोन पेयर, लोन नो लोन पेयर ऑन लिगेंड, एक चीज यहां पे लिख लेना, इन पार्शियली डीचिलेटेड फॉर्म। यार रुको, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं, आगे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नो लोन पेयर ऑन लिगेंड, देन reaction is unaffected by E प्लस। E प्लस में आप क्या लिख सकते हो, H प्लस लिख सकते हो। E प्लस मतलब मेटल, राइट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, वो H प्लस भी हो सकता है, Be2 प्लस हो सकता है, ये सब, ये लो, तो वहां पर इफेक्ट नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं नेट का जो 2020 में आया था, राइट, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें पढ़ना कितना है। क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, चाहे H प्लस हो चाहे Ag प्लस हो, कोई भी चीज आपकी रिएक्शन को या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को तभी कैटलाइज करेगी जब उसके पास क्या होगा, एडिशनल लोन पेयर। अगर नहीं है तो कैटलाइज नहीं करेगा, ठीक है। देखो CSIR 2020, ठीक है, एक्चुअली 2021 में जो पेपर हुआ था नवंबर में, उसका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ हाइड्रेशन, द रेट ऑफ हाइड्रेशन of CrH2O5 XN प्लस, जहां पर X हमारा है N3 माइनस, F माइनस, CN माइनस और NH3, ये है इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम। ध्यान सुनना, न्यूट्रल एक्वस मीडियम रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन अनअफेक्टेड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब क्या, H प्लस की प्रेजेंस में, राइट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपको मेंशन किया गया, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इफ X इज, ऑप्शन है आपका N3 माइनस, सेकेंड आपका ऑप्शन है F माइनस, थर्ड आपका है CN माइनस, फोर्थ आपका है NH3। पूछा है कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, अगर इसका न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन कराते हो, उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में कर ले जाओ। एसिडिक मीडियम मतलब ये H प्लस दे दिया आपको, ठीक है। तो किस किस किसकी प्रेजेंस में रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अगर एक बार इसको N3 लेते हैं, एक बार F माइनस लेते हैं, एक बार Cn लेते हैं और एक बार अमोनिया, तो किसकी प्रेजेंस में रेट में कोई चेंज नहीं होगा? कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में H प्लस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, राइट? इलेक्ट्रोफाइल के होने से प्रेजेंस कब पड़ता है? जब हमारे पास एडिशनल लोन पेयर हो, राइट? ध्यान से करो, कुछ भी मतलब बिना दिमाग लगाए बिल्कुल भी। ये बताओ, इधर देखो N3 माइनस, इधर देखो, मान लो मेटल से जुड़ गया, एडिशनल लोन पेयर है कि नहीं? यहाँ पे है ना लोन पेयर, यहाँ इस पे फर्क पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पे H प्लस जुड़ेगा, F माइनस के पास लोन पेयर है, फर्क पड़ेगा। Cn माइनस के पास मान लो C से जुड़ गया, इधर देखो, मान लो मेटल से जुड़ गया, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, H प्लस जुड़ेगा कि नहीं? यहाँ से इफेक्ट पड़ेगा, यस। अमोनिया देखो, अमोनिया में एक ही तो लोन पेयर होता है, ये मेटल से जुड़ गया। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है क्या? बोलो, क्या अब नाइट्रोजन के पास एडिशनल लोन पेयर है? नहीं। इसलिए इस जब ये रहेगा तब भी रेट चेंज होगा, ये रहेगा तब भी रेट चेंज होगा, ये रहेगा तब भी रेट बदलेगा H प्लस की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में कुछ नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है, इसके पास एडिशनल लोन पेयर नहीं है। तो समझ में आया इलेक्ट्रोफाइल वाला हमें जानना क्यों जरूरी है? अब देखो एग्जामिनर यहां तक पहुंचा है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम यहीं पढ़ के छोड़ दें, अब हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए, इससे थोड़ा और जानना चाहिए इसके बारे में। अब आप जान लोगे, अगली बार ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा आपसे। अब वहां पर मेटल दे देगा, लिगेंड दे देगा, जैसे मैंने कंपेयर करके इधर दिखाया, इधर देखो, इधर दिखाया ना मैंने आपको कंपेयर करके, इधर कि इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, H प्लस की प्रेजेंस में मान लेते हैं रेट ये है, सिल्वर की मतलब मैंने एग्जांपल दिया, सिल्वर की प्रेजेंस मान लो रेट K2 है, तो बताओ रेट कहां ज्यादा होगा? अभी यहाँ पर 2 दिया है, फिर 3 आपको दे देगा, राइट? हो सकता है यहाँ पर आपके साथ में लिख दे बेरिलियम भी आपका साथ में है, तो अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगी? तो समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? अब इसी को हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और थोड़ा और समझना है इसमें, ठीक है? बाकी मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको और ज्यादा समझा दूंगा इसमें, ठीक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो हमारे पास, ध्यान सुनो, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, मैं इलेक्ट्रोफाइल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक H प्लस, दैट मीन्स कहां से आता होगा ये? जो H प्लस डोनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड, है ना? और दूसरा मेटल कैटायन कैटलाइज्ड, या मेटल कैटायन। तो देखो मेटल कैटायन भी जो है इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम जो हमारे पास रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक कैटलाइज्ड, उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ब्रोंस्टेड एसिड कैटलाइज्ड इक्वेशन रिएक्शन, ब्रोंस्टेड एसिड कैटलाइज्ड इक्वेशन रिएक्शन। दूसरा मेटल आयन या मेटल कैटायन कैटलाइज्ड इक्वेशन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो एक इसको पढ़ लेते हैं ब्रोंस्टेड एसिड, और दूसरा मेटल कैटायन, ठीक है? क्लियर है बात? ठीक है, चलो फिर एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रोंस्टेड एसिड या H प्लस। अब आपको देखो देखो ध्यान से, इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो आपको एसिड बेस ढंग से आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका कोई भी सिस्टम प्रोटॉन डोनर है या नहीं प्रोटॉन डोनर है, तो मान लो उसने H प्लस नहीं लिखा, उसने एसिड का नाम लिख दिया, मान लो उसने लिख दिया कि HClO4 है, उसने लिख दिया कि HClO4 की प्रेजेंस में बताओ रेट घटेगा कि बढ़ेगा या फर्क पड़ेगा कि नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि HClO4 H प्लस देता है, H प्लस जो है क्या है, वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपका जो बेसिक है ना थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाओगे। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं करेगा, एसिड का नाम दे सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये H प्लस देगा, राइट? इसी तरह मेटल कैटायन में आपको HSAB कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये हार्ड है तो हार्ड को फेवर करेगा, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट को फेवर करेगा। तो जहां बढ़िया इंट्रेक्शन होगा वहां रेट ज्यादा होगी,
जहां पुअर इंटरेक्शन होगा वहां रेट कम होगी। तो हम खैर मैं आपको पढ़ाता हूं, खैर एक एक करके पढ़ाता हूं। चलो सबसे पहले ब्रोंस्टेड एसिड कैटलाइज्ड एक्वेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, देखो एम एक्स प्लस एच प्लस, यहां एम एक्स एच प्लस, और यहां पर ये स्लो स्टेप है, राइट। यहां वाटर ऐड कर देता हूं साथ में, एक ही स्टेप में कंप्लीट करा देता हूं। एम एक्वस एक्स एच एक्स एच, मान लेते हैं यहाँ पे +1 कर देता हूं। +1 मैंने क्यों किया कि हम मान लेते हैं ये यूनिडेंटेट लिगैंड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को हटाऊंगा तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, बस वही मैंने किया न्यूट्रल करने के लिए। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर H क्या है, हार्ड। तो अगर ये हार्ड होगा, ध्यान सुनो, अगर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हुआ तो क्या होगा, हाईली स्टेबल। जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना क्या हो जाएगा, फास्ट, है ना। जैसे मान लो मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं कि CO हमारे पास है, ध्यान देखो, CO NH3 5 फ्लोरीन है, 2+ है। ठीक, ऐसे कर देता हूं, हमारे पास X है और यहां पर मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ H+, और हमारा बन रहा है फाइनली CO NH3 5 वाटर 3+ प्लस XH। ऐसे मैं यहां पर लिखता हूं X हमारा है फ्लोरीन और X हमारा है क्लोरीन। तो रेट जो होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, बताओ किसके लिए ज्यादा होगा, फ्लोरीन के लिए ज्यादा होगा या क्लोरीन के लिए ज्यादा होगा, किसके लिए ज्यादा होगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फ्लोरीन के लिए ज्यादा होगा, क्लोरीन के लिए ज्यादा होगा, अगर H+ है तो। सब लोग लिखो, अगर H+ नहीं होता तो उल्टा रेट आता है, किसके लिए ज्यादा होगा, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी रिएक्शन को, ध्यान देखो, मैं इसी रिएक्शन को ऐसे करा दूं, CO NH3 5 X2+ प्लस OH2, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं हम लोग, यहां बना दे CO NH3 5 OH2 3+ प्लस X-, यहां पर X हमारे पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है। अभी रेट बताओ किसके लिए ज्यादा होगा, यहां पर H+ नहीं है, अभी रेट किसके लिए ज्यादा होगा, जब H+ है तो फ्लोरीन के लिए रेट ज्यादा है, अगर H+ नहीं होगा तो। हाइड्रोलिसिस कौन से पाथवे को फॉलो करता है, डिसोसिएटिव, है ना। कैटलाइजेशन, कैटलाइज तो हो नहीं रहा है, MF और MCl में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड वीक है, स्लो डिसोसिएशन, ये फास्ट डिसोसिएशन। यहां लेस या स्लो रेट, यहां पर फास्ट रेट। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में कराओगे तो रेट का ऑर्डर ये होगा। समझ में आया कि H+ से रेट का ऑर्डर इनवर्स हो गया, है ना। H+ होने की वजह से रेट का ऑर्डर क्या हो गया, इनवर्स। ठीक है, अगर H+ होगा तो क्यों हो रहा है, क्योंकि HF जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर रहा है, राइट। H+ की वजह से ऐसा हुआ कि बॉन्ड वीक हो गया वो, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो फिर वहां पर आपको नॉर्मल कंडीशन में जब आपके पास H+ नहीं है तो आपका क्लोरीन के लिए रेट ज्यादा होगा, फ्लोरीन के रेट कम होगा। ठीक,
और देखो आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइज या ब्रोंस्टेड एसिड कैटालाइज जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ मोनोडेंटेट के लिए है, बाइडेंटेट में भी ये काम करता है। मतलब अगर हमें किसी बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स को हटाना, देखो एक चीज जानते हो ना, बाइडेंटेट का मतलब, अब ध्यान से एक चीज सुनो, बाइडेंटेट का मतलब चीलेटिंग लिगैंड, राइट। बाइडेंटेट होगा तो चीलेशन तो करेगा ही वो। चीलेटिंग लिगैंड को जनरली हम रिमूव नहीं कर पाते बिकॉज दे आर थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल, बॉन्ड बहुत अच्छा बनाते हैं वो। लेकिन अगर उनको आप एसिड कैटालाइज करोगे तो उनको भी हम लोग हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अभी हमने बताया बॉन्ड क्यों वीक होता है, क्योंकि एक तरफ इंटरेक्शन होगा तो अगली तरफ का बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक, तो जो चिलेटिंग लिगैंड है या जो बाइडेंटेट लिगैंड है उनको भी रिमूव किया जा सकता है ब्रोंस्टेड एसिड कैटालाइज रिएक्शन से। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं लाइक मोनोडेंटेट लिगैंड्स, like monodentate ligands, chelating ligands, chelating ligands removal, chelating ligands removal can be catalyzed by, can be catalyzed by Bronsted acid। ठीक है, जैसे मान लो इधर देखो ध्यान सुनो, अब यहां मैं चिलेटिंग लिगैंड लिखता हूं, बाइडेंटेट लिगैंड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगैंड में जैसे देखो OX2 माइनस AC राइट, मेलोनेट, इन सबके पास क्या है, इनके पास एडिशनल लोन पेयर है, एडिशनल लोन पेयर इन चिलेटिंग स्टेट। मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि देखो अगर मेटल के साथ, ध्यान देखो, मेटल के साथ अगर ऑक्जिलेट जुड़ेगा, देखो इधर, तो बताओ यहां पे लोन पेयर है कि नहीं, तो यहां से H प्लस जुड़ सकता है कि नहीं, बिल्कुल जुड़ सकता है। यही मैंने इधर लिखा है कि ये जो लिगैंड्स है बाइडेंटेट में दो कैटेगरी हम कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो जिसमें चिलेटिंग कंडीशन में भी क्या होगा, ये जुड़ सकता है, अगर जुड़ेगा तो इधर का बॉन्ड वीक कर देगा, ये वीक हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगा तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। दूसरी कैटेगरी एक है कि जिसमें फ्री लोन पेयर नहीं है, जिसमें लोन पेयर फ्री नहीं है, जैसे कि BPY हो गया, इथाइलिन डाइमीन हो गया। अगर इथाइलिन डाइमीन, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान सुनो, इथाइलिन डाइमीन में क्या है, जब ये मेटल के साथ जुड़ता है तो इसके पास एडिशनल लोन पेयर नहीं है, नहीं है ना भाई, एक ही लोन पेयर था, यहां दे दिया यहां दे दिया, लेकिन इनकी भी रिएक्शन कैटालाइज हो जाती है। बस कंडीशन ये है कि ये अलग होने के बाद यहां से ये प्रोटॉन को जोड़ ले, राइट, और सिस्टम से दूर हो जाए। तो ये लोग भी, इन पे भी असर पड़ता है, यहां लिख देता हूं अफेक्टेड बाय H प्लस इन, लेकिन कंप्लीट चिलेशन में नहीं, जब क्या होगा, पार्शियली चिलेटेड कंडीशन, मतलब कैटालाइज दोनों होते हैं, ये भी कैटालाइज होता है, इनका भी रिमूवल कैटालाइज होता है। बस यहां पर क्या है, यहां पे आपको कुछ करना नहीं, नॉर्मल केस में कैटालाइज हो जाएगा। यहां पर कैटालाइजेशन आपको तब दिखता है जब ये पार्शियली क्या हो, डीचिलेटेड हो। पार्शियली डी का मतलब है ये कंप्लीटली क्या है, चिलेटेड। पार्शियली का मतलब हुआ एक बॉन्ड टूट गया हो, अगला बचा हो, तो रेट को ये लोग बढ़ा देते हैं, लेकिन रेट बढ़ाते जरूर है यहाँ पे। तो यहां भी असर पड़ता है और यहां भी असर पड़ता है। यहां पे तो नॉर्मली पड़ेगा क्योंकि एडिशनल लोन पेयर है, और यहां पे क्यों असर पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट चिलेशन में तो लोन पेयर नहीं है इनके पास, लेकिन जब एक हमारा लिगेंड हट जाएगा, एक हमारा डोनर एटम हट जाएगा, तो उसका प्रोटोनेशन कर देंगे ये, तो दोबारा ये जुड़ेगा नहीं, तो अगला जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। मैं इसको आपको समझाता हूं अभी, इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो जुड़ जाएगा तो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोनोडेंटेट लिगैंड को ही कैटालाइज करता है, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट को भी कैटालाइज कर सकता है। हमने बाइडेंटेट में दो एग्जांपल लिखे, एक ऐसा लिखा जहां पर एडिशनल लोन पेयर मौजूद है चिलेटिंग फॉर्म में भी,
राइट। और ऐसा हमने लिखा कि जहां पर चिलेटिंग में तो नहीं है, लेकिन जब पार्शियली चिलेटेड होगा उस समय कैटालाइज करेगा। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। इसको, इसमें तो कुछ बताना नहीं, इसमें तो पहले से जुड़ जाएगा, जैसे हमने बताया तो वैसे हो जाएगा, हट जाएगा ये। इसको देखते हैं, देखो देखो इधर हम लेते हैं Fe BPY थ्राइज 2+, ठीक है, ध्यान से देखो 2+, यहां पर 2H2O, हम यहां से मान लो हटाते हैं Fe BPY थ्राइज, सॉरी BPY ट्वाइस H2O 2+, प्लस यहां पे BPY, मान लेते हैं रेट कांस्टेंट यहां पर क्या है K0। सेम यही कॉम्प्लेक्स Fe BPY थ्राइज 2+, यहां पर वही 2H2O बना देते हैं, यहां पर H लिख दे यहां पर, या KE, H का मतलब H+, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं H+, मतलब मीडियम क्या है, हमने एसिड लिया साथ में। यहां पर फिर से वही रिएक्शन BPY ट्वाइस H2O ट्वाइस 2+ BPY H+। रेट का कंपेयर करता है, अगर यहाँ KE लेते हो आप, KE या KH, H का मतलब हाइड्रोजन में लिख रहा हूं, ठीक है, और K0 मतलब ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी किसकी ज्यादा होगी, वो बताओ। यहां से भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहां से भी रिप्लेस कर रहे हैं, ये चिलेटिंग है, यहां भी चिलेटिंग है। तो अगर आपसे पूछे कि जब BPY की हाइड्रोलिसिस कराई जाती है इन अब्सेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होती है, बोलो किसमें ज्यादा होगी, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ज्यादा होगी या इन अब्सेंस ऑफ एसिड ज्यादा होगी। वैसे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री लोन पेयर नहीं है, लेकिन फर्क पड़ेगा यहाँ पे रेट क्या होता है ज्यादा, ये होता है रेट कांस्टेंट। यहां ज्यादा होगा, क्यों, वो समझो ध्यान से, देखो Fe BPY ट्वाइस, यहां पर क्या है, BPY लगा हुआ है, ये है BPY, देखो इधर आयरन BPY ट्वाइस, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये लिगेंड हटेगा, एक यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो Fe N यहां पर BPY ट्वाइस। अब देखो ध्यान से, H+ अगर यहां पे, समझो एक चीज, ये यहां से रोटेट हो सकता है कि नहीं, भाई सिंगल बॉन्ड है, रोटेट हो सकता है कि नहीं, रोटेशन हो जाएगा, तो ये घूम जाएगा, देखो इधर BPY ट्वाइस, इधर देखो N, यहां पर ऐसे हो गया N, यहां मैं लिख देता हूं H+, और यहां हो गया प्रोटोनेशन, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या ये N प्रोटोनेशन होने के बाद दोबारा इससे जुड़ सकता है क्या, ध्यान देखो, जब ये अलग हुआ तो रोटेट होकर इधर चला गया, और H+ हमारा जो हमने ऐड किया इससे जुड़ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये घूम सकता है क्या इधर, या अगर घूमेगा भी तो क्या ये H+, ध्यान सुनो, क्या ये H+ वाला नाइट्रोजन इस आयरन से दोबारा जुड़ सकता है, क्या जो नाइट्रोजन हटा, क्या जो ये डोनर एटम हटा, ये मेटल से दोबारा जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता, क्यों, क्योंकि एक ही तो लोन पेयर था, उससे कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन कैसा है, हार्ड, हाइड्रोजन कैसा है, हार्ड, तो ये फेवरेबल है, कैसा सिस्टम है ये, फेवरेबल। अब लोन पेयर इसके पास जो था वो H+ के साथ शेयर हो गया, अब इससे नहीं जुड़ सकता, इसका मतलब है
कि अब आपको सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करना है बस। तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर दो, राइट। तो सिंपल क्या बन जाएगा, यहां पर 2 H2O जोड़ देते हैं, ये फास्ट हो जाएगी प्रोसेस। तो बन जाएगा FeBpY ट्वाइस OH2O ट्वाइस 2 प्लस प्लस BpYH प्लस। H प्लस क्यों, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, ये है एसिड कैटलाइज्ड पाथवे। अगर मान लो हम एसिड नहीं लेते, हम नॉर्मल यहां से रिएक्शन कराते, ठीक है, हम इसको मान लो ये बना देते ऐसे, यहां पर मान लो H प्लस नहीं जुड़ता, अगर H प्लस नहीं जुड़ता तो ये दोबारा इससे जुड़ सकता था कि नहीं। मान लो मैं H प्लस नहीं जोड़ता, इसको मैं नॉर्मल रिएक्शन कराता, तो इस ये जो है इसके पास लोन पेयर तो बचा रहता कि नहीं, तो ये इससे दोबारा जुड़ सकता था कि नहीं, यस या नो। अगर H प्लस नहीं देते तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे वो घूमा है वो फिर से तो रोटेट कर सकता था ना, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बचा रहता कि नहीं, यस, ये फिर से इससे जुड़ सकता था ना। तो आपको क्या लगता है कि जब आप ये भी फिर से जुड़ जाता, इसको तोड़ते तो ये जुड़ जाता, इसको जोड़ते तो ये जुड़ जाता, तो क्या आप इसको आराम से निकाल पाते, बोलो निकाल पाते क्या, निकाल पाते क्या, क्या ये जल्दी से हटता, भाई जो लोन पेयर है वो बगल में ही तो लगा हुआ, तुरंत जैसे ही जब तक ये बॉन्ड तोड़ोगे ना ये तुरंत फिर से जुड़ जाएगा, तो क्या जल्दी से निकलता नहीं। यहां H प्लस ऐड करने पर क्या हुआ, जब इसमें पार्शियल डीचिलेशन हुआ, ये पार्शियली ब्रेक हुआ, वैसे ही H प्लस ने नाइट्रोजन के साथ हार्ड हार्ड इंटरेक्शन करके इसके लोन पेयर को अपने बॉन्ड में इन्वॉल्व कर लिया। अब ये जुड़ नहीं पाएगा, तो हमें सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना है बस। इस केस में हमें दोनों बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है, तभी यहां पर हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। इसलिए यह वाली रेट क्या होगी, ये कि H प्लस की रेट क्या होती है, मोर। और अगर आप नॉर्मली यहां पे कराते हो सिंपल H2O डाल के, तो यहां जो रेट होगी वो क्या होगी, इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो है वो अगर लोन पेयर नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये मोनोडेंटेट के लिए बात सही नहीं, क्योंकि अमोनिया निकल गया उसका कोई मतलब ही नहीं। यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए असर पड़ रहा है, अगर ये इसके साथ जुड़ा नहीं होता तो कोई असर नहीं पड़ता रेट पे। क्यों रेट पे असर पड़ रहा है, क्योंकि इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है इसलिए असर पड़ रहा है, अगर ये अलग अलग होता तो असर नहीं पड़ता, जो हमने पहले लिखा था, ठीक है। मतलब यह है कि मोनोडेंटेट में लोन पेयर होना मस्ट है, लेकिन अगर बाइडेंटेट है तो पार्शियली डीचिलेशन फॉर्म में भी अगर लोन पेयर फ्री है तब भी वो कटलाइज कर देगा, कंप्लीट होगा तब भी कटलाइज कर देगा, पार्शियली डीचिलेटेड होगा तब भी कटलाइज कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो ना एसिडिक मीडियम में तो फास्ट होता है, नॉर्मल कराते हो तो रेट क्या होता है, स्लो। यहां पे कैटालिसिस हुई रही है यहां पे, ठीक है। बताओ ये बात क्लियर है, समझ में आ रही बात ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो मान लो हम यहां पे ले लेते हैं BpY की जगह पे फिनेंथ्रोलीन, बस एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं फिर एसिड वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें और सेम यही लेता हूं मैं FeBpY, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, यहां पर ऐसे H प्लस वाटर, यहां पर H प्लस और वाटर, राइट। मान लेता हूं मैं यहां पे बनता है Fe फिनेंथ्रोलीन ट्वाइस OH2 ट्वाइस 2 प्लस प्लस फिनेंथ्रोलीन H प्लस, और दूसरे का हमारा बनता है Fe, वही जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा, OH2 ट्वाइस 2 प्लस BpY
H प्लस। रेट कांस्टेंट मान लो यहां पर K1 है और रेट कांस्टेंट यहां पर K2, दोनों सेम तरह के लिगेंड हैं, ठीक है, दोनों सेम तरह के लिगेंड हैं, ठीक। तो अगर आप कंपेयर करोगे K1 K2 में तो क्या आना चाहिए यहां पर? पहला स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं हम, दूसरा K1 इज ग्रेटर देन K2 लिख सकते हैं हम, तीसरा K2 इज ग्रेटर देन K1 लिख सकते हैं हम। क्या सही होना चाहिए बताओ? यहाँ फिनेंथ्रोलिन है, यहाँ बीपीवाई, कैटालाइज दोनों के केस में देखो, बताओ कहाँ रेट ज्यादा होना चाहिए? तो देखो जो बीपीवाई होता है ना, यहाँ रेट ज्यादा होता है, ये समझ लेते हैं। फिनेंथ्रोलिन में ऐसा मतलब जो H प्लस का इफेक्ट फिनेंथ्रोलिन में पड़ता है उतना इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे कैटालाइज नहीं हो पाती, राइट। वो समझ लो क्यों ऐसा हो जाता है। यहाँ पर तो आपके H प्लस के ऐड करने पर रेट बहुत तेजी से बढ़ता है, यहाँ पर क्या होता है, मोर या मोर इंक्रीज इन रेट, यहां पर माइनर इफेक्ट होता है। ये समझ लो कि यहां ऐसा क्यों है कि यहां आपको ज्यादा चेंज दिख रहा है, यहां चेंज नहीं दिख रहा, जबकि दोनों सेम तरह के लिगेंड है, ठीक है। तो देखो जब आप फिनेंथ्रोलिन का करते हो ना, फिनेंथ्रोलिन Fe, ध्यान से देखो फिनेंथ्रोलिन ये होता है, इधर समझ लो, जब ये डीचिलेट हो जाएगा ना ये, तो बताओ क्या ये रोटेट हो सकता है क्या? जैसे बीपीवाई घूम जा रहा था, नाइट्रोजन दूर हो जा रहा था, तो क्या ये रोटेट हो सकता है? तो यहां पर रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिज है, यहां पे नो रोटेशन, रोटेशन नहीं है। यहां पे रोटेशन अगर नहीं होगा तो ये नाइट्रोजन जो है इसके प्रोटोनेशन के चांसेस कम होंगे। यहां लिख सकता हूं लेस टेंडेंसी ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन क्यों? बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू मेटल। तो ये आपको लग भले रहा है कि यहां से ये ब्रेक हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली दूर गया ही नहीं, तो ये लगभग मेटल से जुड़ा ही रहता है, पार्शियली जुड़ा ही रहता है, अलग नहीं होता। कहने का मतलब है इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस से बाइंड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर ये रोटेट हो जाता तो मेटल से दूर हो जाता, तो लोन पेयर पूरी तरह से फ्री हो जाता, तो उससे जुड़ जाता, उससे जब जुड़ जाता तो सिर्फ एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता हमें, एक तो हमारा हट गया तो अगले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता। लेकिन ये जब घूमेगा नहीं तो इसका लोन पेयर इससे इंटरेक्शन में रहता है, क्योंकि है तो इसके पास ही, इसलिए पूरी तरह से फ्री नहीं है। यहां लिख देता हूं ड्यू टू व्हिच लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल टू इंटरेक्शन विद H प्लस। जब इंटरेक्शन ही नहीं करेगा, हेंस नो कैटालिसिस लीडिंग टू स्लो रेट। ये रोटेट नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आया कि क्यों यहां पे रेट स्लो है? बोलो। क्योंकि ये घूम नहीं सकता, ये मेटल के क्लोज ही रहेगा। इसका मतलब आपको ये लग भले रहा ब्रेक हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इंटरेक्शन है, तो आपको दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक करने पड़ेंगे तभी हटेगा। अब अगर आपको दो दो बॉन्ड एक साथ ब्रेक करना पड़ेगा तो एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक बात ध्यान सुनो, आपसे बोला जाए कि 50 किलो का बोरी जो है सर पे रख लो, रखाओ, 50 किलो का दूसरे बोरी रख लो, रखाओ, उसमें आपको ज्यादा मेहनत लगेगी या फिर आपको 1 कुंटल की बोरी एक साथ रख दी जाए आपके सर पे तो ज्यादा मेहनत लगेगी? सुनो, देखो मतलब क्या है इसका, अगर ये बॉन्ड पहले से ब्रेक हो गया होता तो हमें एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता। अगर इसका प्रोटोनेशन हो जाता, ये रोटेट कर लेता, तो हमें एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट। हम इसको ब्रेक कर लेते, जल्दी से हट जाता ये। यहाँ पे लेकिन क्या है, ये प्रोटोनेशन होगा ही नहीं क्योंकि घूम ही नहीं पा रहा है, ये इससे इंटरेक्शन में रहेगा, तो आपको दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक करने होंगे। इसको ऐसे समझो कि आपको 1 कुंटल का सामान हटाना है, 1 कुंटल यहां से लेके यहां ले जाना है। आप उसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि 50 किलो पहले ले जाओ, 50 किलो बाद में ले जाओ। दूसरा तरीका यह है कि एक साथ आपके सर पे 1 कुंटल रख दिया जाए,
ज्यादा मुश्किल कौन है, जब 1 क्विंटल ले जाना पड़ेगा या 50-50 किलो ले जाना पड़ेगा? सोचो आप खुद से। काम उतना ही है, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक बार 50 ले जाना है, एक बार 50 ले जाना है, एक बार पूरा 1 क्विंटल ले जाना है, तो आपको ज्यादा मेहनत कहां करनी पड़ेगी? कठिन काम क्या है आपके लिए? कौन है जो आसानी से नहीं होगा? बताओ। जब आपको 1 क्विंटल एक साथ ले जाना पड़ेगा, राइट? तो यहां आपको दोनों बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है, इसलिए यहां पर आपको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं होगा। पहले वाले केस में क्या था, बीपीवाई में एक को हमने ब्रेक कर लिया, बस दूसरे को ब्रेक करना है, ये 50-50 वाला कॉन्सेप्ट है, वहां आपको पूरी एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, इसलिए यहां पर जल्दी हो जाता है और वहां पर जल्दी नहीं होता। समझ गए ना? बॉन्ड दोनों जगह दो ही ब्रेक करना है, बट जब एक साथ दोनों ब्रेक करने होते तो एनर्जी ज्यादा खर्चा करनी पड़ेगी। वैसे समझ लो कि आपसे एक पहलवान पहले लड़ ले, दूसरा पहलवान बाद में लड़ ले, या दो पहलवान एक साथ लड़ ले आपसे। दो पहलवान अगर एक साथ लड़ेंगे तो आपके पास बहुत पावर होनी चाहिए। अगर दो लोग ही सेम वैसे ही हो, एक बार पहले लड़ ले एक बार दूसरा लड़े, तो शायद आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है? जब दोनों ब्रेक करना होगा तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो इस वाली प्रोसेस में वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि प्रोटोनेशन तो कर ही नहीं पा रहा है, तो दोनों बॉन्ड को आपको एक साथ ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए रेट स्लो है। ठीक है ना? राइट? चलो, तो ये एसिड कटलाइज में इतनी चीजें आप ध्यान रखना, ठीक? तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके पास जो है, चाहे वो बाइडेंटेट हो चाहे वो मोनोडेंटेट हो, अगर उसके पास एडिशनल लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रोफाइल से कटलाइज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी डिपेंड करेगा कि आपका जो लीविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कितना बढ़िया इंटरेक्शन करता है। कितना बढ़िया इंटरेक्शन करेगा उसको किससे बताएंगे हम, HSAB से। हमने 2-3 एग्जाम्पल भी देखे हैं, ठीक है? अब हमारे पास बचता है दूसरा, हमने पढ़ लिया ना ब्रोंस्टेड एसिड कटलाइज। दूसरा हमें पढ़ना है मेटल कैटायन कैटलाइज्ड एक्वेशन रिएक्शन। अगली बार क्वेश्चन यहीं से आएगा, H+ पूछ चुका है वो, ठीक है? मतलब मेरा अनुमान है कि एग्जामिनर को यहां से पूछना चाहिए, क्योंकि H+ से तो पूछ ही चुका, तो ब्रोंस्टेड एसिड वाला तो पढ़ ही लिया आप, राइट? ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज इसे खत्म तो हो नहीं पाएगा, ये थोड़ा आपको समझाना है इसमें, राइट? तो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, कल की क्लास में। और कल एनेशन भी रिएक्शन है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। और एक चीज हमें और पढ़ना है, वो कई सारे एग्जाम में पूछा जाने लगा है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर एसिड कटलाइज होती है लेकिन वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, तो वो हम पढ़ लेंगे, तो कल हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाहता बिल्कुल कि आपको समझ में ना आए। बस ये बताओ कि आज मैंने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं? वो आपको रटना तो नहीं पड़ेगा, उतना तो समझ में आया ना, कैसे करोगे? इतना तो सीख गए हो ना कि अगर रोटेशन कर सकता है तो कटलाइज वो भी होगा, अगर रोटेशन नहीं करेगा तो कटलाइज नहीं होगा। वो जैसे फिनेंथ्रोलिन में रोटेट ही नहीं कर पा रहा था, तो वहां पे मतलब जहां पे रोटेशन होगा वहां पे रेट ज्यादा मिलेगी, जहां पर रोटेशन नहीं होगा वहां पे रेट कम मिलेगी। ये किसके लिए है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ये बाइडेंटेट में ही होगा, मोनोडेंटेट में क्यों नहीं? क्योंकि मोनोडेंटेट में पहले का दूसरे से कोई लेना ही देना नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा रेट पे। तो क्या ध्यान रखोगे, मोनोडेंटेट लिगैंड अगर है, मोनोडेंटेट अगर लीविंग ग्रुप है, ध्यान सुनो, मोनोडेंटेट लीविंग ग्रुप है और उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रोफाइल से कटलाइज होगा, चाहे वो H+ हो चाहे वो मेटल कटायन हो। अगर बाइडेंटेट लिगैंड है तो वो कटलाइज, वहां भी कटलाइजेशन हो सकता है। बाइडेंटेट में हो सकता है कि हमारे चिलेटिंग लिगैंड के पास लोन पेयर पहले से अवेलेबल हो, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब वो डीचिलेटेड फॉर्म में हो उस समय लोन पेयर अवेलेबल हो तो उस समय कर सकता है। लेकिन डीचिलेशन में भी ये जरूरी है कि वो मेटल से दूर रहे, ठीक है ना? राइट? अब कल पढ़ लेंगे मेटल में, तो थोड़ा मेटल में हम HSAB कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि अगर सल्फर हुआ या आयरन हुआ तो कौन सा मेटल ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? किस किस, मतलब सिंपल थोड़ा बहुत जान लेंगे कि अगर दो हमें एग्जांपल दे दे, तीन हमें एग्जांपल दे दे, तो हमें कंपेयर करना आ जाए, ठीक है? राइट? चलो फिर कल बाकी पढ़ेंगे, बाकी एक 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 दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, कल मैं आपको वो भी करवा दूंगा, ठीक है?
चलो ठीक है, फिर अपना अच्छे ध्यान रखो, कल सुबह मिलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बायो इनऑर्गेनिक, हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स इन मेडिसिन। क्या पढ़ेंगे? मेटल्स इन मेडिसिन, ठीक है, मेटल का मेडिसिन में यूज। और एक लेक्चर में होपफुली ये हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल्स। तो बस हमारा बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है, चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं, राइट? टेक केयर एंड गुड नाइट। खुश रहो भैया, खुश रहो।